नमस्ते। षड्यंत्र के इस वीडियो में हम षड्यंत्र के 6 यंत्र अथवा गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत संक्षिप्त रूप या बहुत समरी में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। पहला है निग्रह, दूसरा वश्य, तीसरा स्तंभ, चौथा विरोध, पांचवा उच्चाटन और छठवां मोक्ष। किसी को इतिहास अन्वेषण या रिसर्च करना है तो वो आकाश भैरव कल्पम या कौटिल्य षड्गुण सिद्धांत, जिसको षड्गुण नीति भी बोलते हैं, इसका अध्ययन करें। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है इन दो संदर्भों पर अनुसंधान करने का, इसीलिए ये सब आप पे छोड़ा गया है, आप लोग कीजिए। हम केवल षड्यंत्र के 6 गुणों के बारे में ही चर्चा करेंगे। षड्यंत्र के 6 गुणों के बारे में चर्चा करने के पहले हम इन गुणों का द्यूत में व्यवहारिकता को समझते हैं। और आमतौर पर विरोध और निग्रह 2 प्रमुख गुण हैं। तो इन 6 गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण निग्रह होता है, जिसको हम किलिंग बोलते हैं। तो जिसमें शत्रु पक्ष के सेना अथवा त्रिमूर्ति अथवा सीमाओं पर प्रतिघात होता है। तो षड्यंत्र के 6 गुण में सबसे महत्वपूर्ण गुण निग्रह है या किलिंग है। शत्रु पक्ष के सेना अथवा त्रिमूर्ति अथवा सीमाओं पर प्रतिघात को हम निग्रह कहते हैं, और निग्रह का कारण ही युद्ध का आरंभ माना जाता है। निग्रह पर 4 अन्य गुण निर्भर होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में समझेंगे। अब हम षड्यंत्र के कोई भी पक्ष इन 6 गुणों का संचयन कर सकता है। इसी संचयन के प्रोसेस या विधि को हम समझेंगे। यदि युद्ध का अंत पूर्ण समर्पण अथवा पूर्ण शांति अथवा पूर्ण संधि में होती है, तो जिस भी पक्ष के द्वारा सर्वाधिक गुणों का अर्जित किया गया है उस पक्ष को विजेता माना जाएगा। तो उसको ऐसा समझिए कि 2 पक्ष हैं, उन 2 पक्ष में से कोई भी पक्ष 6 में से जितने अधिक यंत्रों अथवा गुणों का अर्जन करता है वह अग्रणी माना जाएगा। परंतु विजेता होने का ये एक द्योतक नहीं है, ये एक इंडिकेशन नहीं है। विजेता होने के लिए आपको युद्ध जीतना पड़ेगा। परंतु यदि युद्ध का अंत बराबरी में होता है, तो उस स्थिति में जिस पक्ष के द्वारा सबसे अधिक गुणों को संचयन किया गया है, अर्जित किया गया है, वो विजेता होता है। तो इसको समझिए कि यह खेल किसी भी स्थिति में इसका समाप्ति नहीं होती। यदि किसी एक पक्ष द्वारा पूर्ण शांति का प्रस्ताव है, परंतु विरोधी पक्ष के द्वारा पूर्ण समर्पण का प्रस्ताव है, तो विरोधी पक्ष को पराजित माना जाएगा, क्योंकि एक पक्ष शांति दे रहा है और दूसरा पक्ष समर्पण पूर्णतः समर्थन दे रहा है। और ऐसी स्थिति में अर्जित गुणों की संख्या मान्यता रखती नहीं है, क्योंकि एक पक्ष अपने आप को पराजित मान चुका है। तो इसको भी हमने दूसरे वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा की है, कैसे समर्पण और शांति की प्रस्ताव दिया जाता है। उसको उस वीडियो में आप समझें, ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो ध्यान दीजिए कि इन 6 यंत्रों और गुणों का अर्जन वो करता है जिसने सबसे पहले उस गुण को प्राप्त किया हो। जैसे कि यदि किसी पक्ष ने निग्रह किया, सबसे पहले निग्रह किया, तो उसको वह अंक प्राप्त हो जाता है। यदि दूसरे पक्ष ने वश्यकरण कर लिया तो उस पक्ष को वश्य या अट्रैक्शन वाला अंक प्राप्त हो जाता है। तो कोई भी पक्ष सामान्यतः 6 के 6 अंकों को, 6 के 6 गुणों को अर्जित नहीं कर सकता। देखिए, इसको उदाहरण से समझते हैं कि कृष्ण पक्ष ने पहला गुण निग्रह, तीसरा गुण स्तंभन, 5वां गुण उच्चाटन और 6वां गुण मोक्ष को अर्जित किया है। और श्वेत पक्ष ने केवल 2 गुण अर्जित किए हैं, जिसमें से दूसरे नंबर का वशीकरण है और चौथे नंबर का विरोध है। अब इस प्रकार से हमने षड्यंत्र के 6 गुणों के उद्देश्य को भी समझ लिया है। अब हम षड्यंत्र के हर एक गुणों को संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करेंगे, और हर एक गुण हमने अन्य वीडियोस में भी कवर किया हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप उन वीडियोस को देखेंगे और इन सभी गुणों को समझने का प्रयास करेंगे।
षड्यंत्र का पहला और महत्वपूर्ण गुण है विरोध, जिसमें विपक्षी सेना को हम धकेलते हैं। सेना अथवा राजऋषि द्वारा भी शत्रु की सेना को धकेला जा सकता है या विरोध किया जा सकता है। विपक्षी शत्रु को निग्रह करने की स्थिति में भी केवल धकेला जा सकता है, ताकि और भी महत्वपूर्ण शत्रु पर घात किया जा सके। ऐसी स्थिति में पक्ष के द्वारा विरोध का गुण अर्जित किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप विरोधी को ना मारकर, उसका निग्रह ना करके आप उसको केवल धकेल रहे हैं। विरोध बहुत सामान्य परिस्थिति है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है निग्रह, जो कि सबसे परम आवश्यक गुण है। बिना निग्रह के बाकी निग्रह पर 4 अन्य गुण निर्भर हैं। शत्रु पर घात करके उसका आंशिक अथवा समूल नाश करना ही निग्रह कहलाता है, और निग्रह के कारण ही युद्ध का आरंभ माना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि सीमा का भेदन भी निग्रह माना गया है। हम ये जान चुके हैं कि हर पक्ष को अपना स्वयं के 6 गुणों का अर्जन करना अनिवार्य है। यदि त्रिमूर्ति में से कोई भी नायक राजविलास में व्यस्त है तो सेना के पास घात की क्षमता नहीं होगी। उसी प्रकार यदि त्रिमूर्ति में से कोई भी नायक मृत है तो सेना के पास घात करने की क्षमता नहीं होगी। तो निग्रह के लिए आप हर पात्र का वीडियो देखेंगे तो आपको निग्रह के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। षड्यंत्र का तीसरा गुण है वश्य या वशीकरण। ध्यान दीजिएगा कि इस विशेष स्थिति में नारद या राजऋषि द्वारा विपक्ष की पदोन्नति या पदावनति होती है तो उसके पक्ष द्वारा वशीकरण का गुण अर्जित किया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि विपक्षी के सेना का प्रमोशन या डिमोशन, पदोन्नति या पदावनति यदि नारद कर पाते हैं तो उसको हम वशीकरण में मानते हैं, वशीकरण में गिनते हैं। समान पदोन्नति या पदावनति के लिए कोई गुण अर्जित नहीं किया जाता। इसका अर्थ ये हुआ कि आप यदि अपने ही सेना का पदोन्नति या पदावनति कर रहे हैं तो कोई भी गुण आप अर्जित नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति अथवा गुप्तचर द्वारा स्वयं के सेना के किसी भी अंग की पदोन्नति की जा सकती है, और विशेष स्थिति में नारद भी स्वयं के पक्ष अथवा विपक्ष की पदोन्नति या पदोन्नति कर सकते हैं। पदोन्नति के लिए सेना का अंग अपने से एक पद श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। यदि पद रिक्त नहीं है तो पदोन्नति नहीं हो सकती। और पदावनति के लिए भी सेना का अंग अपने से एक पद नीचे के पद पर ही गिर सकते हैं। यदि ये पद रिक्त नहीं है तो भी पदावनति नहीं हो सकती। और पदोन्नति और पदावनति को हमने विस्तार से एक दूसरे वीडियो में समझाया है। षड्यंत्र का चौथा महत्वपूर्ण गुण है स्तंभन, जहां हम 8 दिशाओं में विपक्ष के सेना पर नियंत्रण करते हैं। जिस प्रकार से वशीकरण भी नारद या राजऋषि के द्वारा होता है, उसी प्रकार से स्तंभन भी नारद या राजऋषि के द्वारा होता है। तो विशेष स्थिति में नारद विपक्ष की सेना को अपने 8 दिशाओं में सुरक्षा और नियंत्रण में रख लेता है, तो उसके द्वारा स्तंभन का गुण अर्जित किया जाता है। स्वयं के पक्ष के स्तंभन पर कोई गुण अर्जित नहीं किया जाता। यदि आप जैसे नारद यदि अपने ही सेना के किसी अधिकारी का स्तंभन करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको कोई गुण नहीं मिलेगा। राजऋषि द्वारा पक्ष अथवा विपक्ष की सेना को 8 दिशाओं में सुरक्षा और नियंत्रण रख लेता है। विपक्ष की पद्धति से लेकर सेनापति तक राजऋषि के नियंत्रण में हो जाते हैं। कि यदि गुप्तचर, अर्थशास्त्री और राजा द्वारा राजऋषि को नारद बना दिया गया है तो नारद बन जाने पर वो उस समय तक पक्ष विपक्षी सेना को नियंत्रित नहीं कर सकता। नारद यदि राजऋषि है तभी वो स्तंभन कर सकता है, परंतु यदि नारद बन चुका है वापस तो वह स्तंभन नहीं कर सकता। तो राजऋषि के संपूर्ण विवरण को अलग भाग में समझाया गया है, उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। षड्यंत्र का सबसे जटिल और कठिन उच्चाटन को हम समझते हैं, जो कि 5वां गुण है। उच्चाटन का अर्थ है
कि विपक्ष की सेना अथवा त्रिमूर्ति को घात की संभावना से ग्रस्त करना, अर्थात जो प्रहारक है, प्रहारक से अधिक शक्तिशाली सेना के अंग को या त्रिमूर्ति को आप यदि घात की संभावना से ग्रस्त कर देते हैं तो वह उच्चाटन कहलाता है। किसी पात्र के द्वारा शत्रु के सुरक्षित पात्र पर घात की स्थिति उत्पन्न कर दी जाए तो उसे उच्चाटन कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि इस स्थिति में प्रहारक को क्षति का भय नहीं होना चाहिए और शत्रु पात्र किसी भी प्रकार से भागने पर भी नष्ट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में पक्ष के द्वारा उच्चाटन का गुण अर्जित किया जाता है। आइए अब उदाहरण से समझते हैं। आप देखेंगे कि जो लेफ्ट में उदाहरण है, तो इस उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि जो विपक्षी गजारोही है वो बहुत शक्तिशाली है। सफ़ेद का रंग का पद्धति है, वो विपक्ष के गजारोही पर घात नहीं कर सकता, केवल धकेल सकता है। परंतु इस पद्धति ने गजारोही को इस प्रकार से धकेला कि जो गजारोही है वह फंस गया है, और फंस के आप देख रहे होंगे कि वह महल में फंस गया है और बलहीन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में और गजारोही चाहकर भी घात नहीं कर सकता। गजारोही केवल महल से बाहर निकल सकता है, परंतु गजारोही की प्रहारक क्षमता समाप्त हो चुकी है। और उच्चाटन एक बहुत कठिन परिस्थिति है। अंतिम भाग में जो कि छठवां गुण है, हम मोक्ष अथवा शांति अथवा समर्पण को समझेंगे। मोक्ष और शांति और समर्पण किस प्रकार से प्राप्त होता है, आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पे। विपक्षी राजा द्वारा संधि का प्रयास अथवा सेनापति द्वारा सेना का अपवर्तन, मतलब रिट्रीट बोलते हैं, इसको हम मोक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। इस स्थिति में यदि कोई विपक्ष का कोई भी पात्र जिसमें राजा हो, सेनापति हो या अर्थशास्त्री हो संधि करता है या समर्पण करता है, तो विपक्ष के इस कार्य करने के कारण पक्ष को स्वतः संधि, समर्पण या मोक्ष का अंक अर्जित हो जाता है। ध्यान दीजिए कि निग्रह के बाद ही अन्य 5 गुणों की जागृति या उदय होती है। त्रिमूर्ति में से कोई भी पात्र यदि शांति का प्रस्ताव देता है तो वह शांति का गुण माना जाएगा, और पूर्ण शांति केवल राजा द्वारा ही संभव है। और ये गुण किसको मिलता है? यदि विपक्ष के द्वारा शांति का प्रस्ताव है तो पक्ष को गुण मिल जाता है। इसको और समझते हैं कि यदि विरोधी राजा समर्पण करता है या संधि का आग्रह करता है तो पक्ष के द्वारा मोक्ष का गुण अर्जित किया जाएगा। यदि विरोधी अर्थशास्त्री अथवा सेनापति में से कोई भी एक पात्र आंशिक शांति का आग्रह करता है तो भी पक्ष के द्वारा मोक्ष का गुण अर्जित किया जाएगा। यहाँ विरोधी द्वारा इस गुण को प्रदान किया गया है, और बाकी के गुण 5 गुण तो आपको मालूम है कि स्वयं अर्जित करने पड़ते हैं। यहाँ विरोधी स्वयं दे रहा है। विशेष परिस्थिति में नारद द्वारा भी शत्रु के पक्ष के सेनापति को आंशिक शांति के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस विशेष परिस्थिति में भी पक्ष के द्वारा मोक्ष का गुण अर्जित किया जा सकता है। तो ये शांति में भी विशेष परिस्थिति है, और शांति समर्पण करना सामान्य परिस्थिति भी है। मतलब ये आपको गेम में देखने को मिल सकता है। मोक्ष और शांति के समर्पण के संपूर्ण विवरण को हमने अलग से वीडियो में समझाया है। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छी समझ में आएगा। षड्यंत्र के 6 यंत्र अथवा गुणों का हमने विस्तार से तो चर्चा नहीं की है, परंतु केवल संक्षिप्त रूप से या छोटे से रूप में चर्चा की है, और आशा करते हैं कि आपको 6 गुणों के बारे में काम चलाऊ या समझने योग्य जानकारी मिली गई है। गेम को आप खेलेंगे, समझेंगे और इसमें विशेषज्ञ बनेंगे, आपको ये गेम जाकर और अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।